इंडियन सोसाइटी इंडियन सोसाइटी इन 1950 1950 में भारतीय समाज का नेचर कैसा था? इंडियन सोसाइटी इज द ट्रेडिशनल सोसाइटी, कंजर्वेटिव सोसाइटी, परंपरागत समाज था, परंपरागत समाज है। और परंपरागत समाज वह समाज होता है जिसका गठन कास्ट एंड रिलीजन के बेस पर होता है। ठीक, कास्ट एंड रिलीजन के बेस पर हो रहा है, यानी जाति और धर्म के आधार पर। और जाति और धर्म के आधार पर अगर समाज का गठन हो रहा है तो उस समाज में क्या होगा? असमानता भी होगी और शोषण भी होगा, एक्सप्लॉयटेशन भी होगा। ठीक, अब 1950 का समाज देख लीजिए कैसा है। 1950 में भारतीय समाज का नेचर कैसा है? लगभग 1200 वर्षों तक हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े रहे। और जब गुलामी के जंजीरों में जकड़े रहे, गुलामी की स्थिति में हम थे, तो इस 1200 वर्षों में हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, शोषण हुआ है। तो हम आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े हुए राज्य के रूप में स्वतंत्र हुए हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है। और दूसरे तरफ हमारा समाज परंपरागत समाज था जिसमें लोगों की स्थिति रक्त संबंधों पर थी। और इसको लेकर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था। इसलिए जब अंबेडकर अपने लक्ष्यों में, अब अंबेडकर का दूसरा कमेंट आइए, अंबेडकर जब अपने उद्देश्य या अपने लक्ष्यों में सफल नहीं होते हैं तब उन्होंने कहा कि मैं हिंदू के रूप में अवश्य पैदा हुआ हूं लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं। मतलब क्योंकि जन्म में मेरा अधिकार नहीं है, हम किस कुल में पैदा होंगे, हम किस जाति में पैदा होंगे, हम किस जगह पैदा होंगे, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन मरने का अधिकार क्षेत्र है। और तब जाके उन्होंने क्या कहा? बुद्धम शरणम गच्छामि, बौद्ध धर्म को एडॉप्ट कर लिया। ठीक, अब बताइए कि समाज का नेचर ऐसा है, समाज का नेचर ऐसा है, समाज में सामाजिक विषमताएं हैं, आर्थिक विषमताएं हैं। और उस स्थिति में, उस सिचुएशन में जिस संविधान जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करता है, वह पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी। अब समझ में आ रहा है यहां पर? अब एक कंसेप्ट, ये बेस कंसेप्ट था। अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन की सफलता और असफलता पर हम क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। संविधान को लागू हुए 74 साल हो गए, 74 वर्ष हो चुके हैं। इस 74 वर्षों में कई सरकारें गठित हुई और कई सरकारें गई भी। क्या 74 सालों के शासनकाल में सामाजिक आर्थिक विषमताएं आज खत्म हो गई हैं? और अगर सामाजिक आर्थिक विषमताएं खत्म नहीं हुई हैं तो जिन उद्देश्यों को लेकर हम संविधान का निर्माण किए थे, क्या वह उद्देश्य पूरा हुआ है? और अगर उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो क्या आपका संविधान सफल है? या संविधान के आधार पर जिस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की गई वह राजनीतिक व्यवस्था आपकी सफल है? क्वेश्चन आपके सामने खुद है। इसीलिए 2002-3 की बात मैं बता रहा हूं। अब पर्टिकुलर तुम्ही लोग के धर्म को रिलेट करके सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, कहा, आर्टिकल 44 को लेकर कहा कि संविधान को लागू हुए 54 साल हो चुके हैं। इस 54 सालों में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई। सभी सरकारों को डीपीएस के अंतर्गत यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता के निर्माण करने का दायित्व राज्य को दिया गया। उस समय 1950 में आपने कहा था कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था नई है, भारत की आर्थिक स्थिति अभी नया है, इसलिए जैसे जैसे पंडित नेहरू ने कहा था कि जैसे जैसे हमारी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुदृढ़ होती जाएगी वैसे वैसे हम डीपीएस के सिद्धांतों को लागू करते जाएंगे। अब मैं कहता हूं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को यानी समान नागरिक संहिता को लागू कर दीजिए। और अगर आप लागू नहीं करते हैं तो मैं मान लूंगा
कि आपने डेवलपमेंट नहीं किया है, और आपने अगर डेवलपमेंट नहीं किया है तो ये बता दीजिए कि 54 सालों में आपने किया क्या है। सरकार यह भी नहीं कह सकती कि मैंने डेवलपमेंट नहीं किया, सरकार यह भी नहीं कह सकती कि मैंने डेवलपमेंट किया है कि नहीं। इसलिए अब जो सबसे एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, ठीक। दूसरा कंसेप्ट, दूसरी स्थिति क्या होगी, लगभग प्रोफेसर रजनी कोठारी का है, प्रोफेसर रजनी कोठारी का कंसेप्ट है कि रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। इतना अगर ये वर्ड्स लिख लोगे ये, ठीक, तो ये रजनी कोठारी की किताब है। रजनी कोठारी की किताब का नाम क्या है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक। अब सुन लीजिए, यहीं से मैं आपका एक एस्से का टॉपिक भी क्लियर कर रहा हूं, जाति और राजनीति को लेकर, ठीक। रजनी कोठारी ठीक वही विचार देते हैं जैसे अंबेडकर ने दिया था। ये भारतीय समाज है, क्लियर। और भारतीय समाज कैसा है, परंपरागत। परंपरागत का मतलब कि वह समाज जिसका गठन किनशिप पर, रक्त संबंधों पर हुआ। यानी जैसे मेरा सोशल स्टेटस कैसे डिपेंड होगा, मैं किस कुल में पैदा हुआ, मेरी जाति क्या है, यह मेरा सामाजिक प्रतिष्ठा या सामाजिक स्थिति मेरे कर्मों पर नहीं डिसाइड हो रही है, किस पर डिफाइन हो रही है, मैं किस जाति में, किस कुल में क्या हुआ हूं, पैदा, ठीक। अब दूसरी पोजीशन आ जाओ, ये है राजनीतिक व्यवस्था, मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम। ये है सोशल सिस्टम, सोशल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लगा देता है, यानी मीन्स वन मैन एंड वन वोट, एक व्यक्ति एक वोट। भारतीय जब संविधान लागू किया गया तो चाहे आप उच्च जाति के हो चाहे निम्न जाति के हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे पढ़े हो चाहे अनपढ़ हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है कि नहीं है। तो सबको वोट देने का अधिकार है, एक वोट देने का अधिकार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वोट देने के मामले में भारत के सभी लोग समान हैं, क्लियर। और सभी लोग अपनी इच्छा से किसी को भी चाहे वोट दे सकते हैं। ये क्या हो गई, स्वतंत्रता होगा। असमानता और स्वतंत्रता क्या है, लोकतंत्र है, क्लियर। समझ में आ रहा है कि नहीं कि हम खाली है, ठीक। यहां पर अब एक इसको स्ट्रक्चर बना के यहां पर एक दो पॉइंट लिखिए तो, लिखिए। पहला पॉइंट, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था अपनी सामाजिक व्यवस्था का, ऑल पॉलिटिकल सिस्टम इज द सिंबल ऑफ सोशल सिस्टम। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था अपनी सामाजिक व्यवस्था का प्रतिबिंब होती है, क्लियर। जैसे भारतीय समाज और भारतीय राजनीति है कि नहीं, भारतीय समाज और राजनीति, क्लियर। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के मध्य अंतःक्रिया होती है, ठीक। इस दो कंसेप्ट को, ये मेरा चेहरा क्या है, प्रतिबिंब। इसका मतलब कि मेरा चेहरा मेरे शरीर की राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है ना। अगर मान लो गर्दन हम काट के अलग कर दे
तो मेरे शरीर को देख के बता सकती हो कि मेरा। अब भारत की राजनीतिक व्यवस्था को हटा दीजिए, तो क्या भारतीय समाज को डिफाइन किया जा सकता है? नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक, अब क्लियर हो गया। अब जैसे पेट में दर्द है, चेहरे पे एक्सप्रेशन आएगा। भारतीय समाज में शोषण और अत्याचार है, उसका इंपैक्ट राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ेगा। इसका मतलब यहां से और ये यहां पर, ये अंतःक्रिया हो रही है। इसलिए कहा भी जाता है कि अगर भारतीय समाज जाति और धर्म के आधार पर गठित है, तो भारतीय राजनीति से कभी भी जाति और धर्म को नहीं हटाया जा सकता। कि हटाया जा सकता है? नहीं हटेगा, क्योंकि अब यह समाज असमानता से युक्त है। असमानता से युक्त है, यानी जाति के आधार पर असमानता है, धर्म के आधार पर असमानता है, और आर्थिक आधार पर असमानता है। और इस असमानता पर हम समानता की स्थिति को रख दे, तो ये राजनीतिक व्यवस्था है इस तरह डैमेज करेगी कि नहीं करेगी? तो जब तक समाज में रहने वाले लोग के बीच विषमताएं बनी रहेंगी, तब तक भारत की राजनीतिक व्यवस्था अनस्टेबल रहेगी, पेंडुलम की स्थिति। और जैसे ही समाज की स्थिति रहेगी, समाज की स्थिति यहां पर, अब इस स्थिति को लाने का दायित्व किसका है? इस स्थिति को लाने का दायित्व किसका है? सरकार, राज्य का। ठीक, यानी मीन्स कि इस परंपरागत समाज, सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी यानी सामाजिक आर्थिक समानता, सामाजिक आर्थिक समानता, और यहां पर है सोशल एंड इकोनॉमिकल अनइक्वलिटी, मीन्स सामाजिक आर्थिक विषमता, सामाजिक आर्थिक विषमता। ठीक हो गया। अब ये क्या है और ये क्या है, इतना चीजें बता दे, यहीं पर क्लियर हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक विषमता, सामाजिक आर्थिक समानता, ये है परंपरागत समाज, और ये समाज है 1950 का, और ये है नवीन भारतीय समाज। और यहां से यहां तक जाने का काम राज्य, सरकार और संविधान का है। ठीक, अब इस संविधान को इस समाज के लिए लागू किया गया। अंबेडकर क्या बोलते हैं? इस संविधान को लागू करके सामाजिक आर्थिक विषमताओं से भरे हुए युग में हम क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। अब समझ में आ रही है बात? यह संविधान जिस राजनीतिक लोकतंत्र, यानी मीन्स राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, वह राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल और सुदृढ़ होगा जब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की क्या होगी? स्थापना होगी। अब उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ठीक, तो पॉलिटिकल जस्टिस तो है हमारे पास, लेकिन सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस नहीं थी। अगर आपसे पूछा जाए रोल मीन्स भूमिका, तो क्या होगा? यहां पर भूमिका होगी राज्य की सामाजिक परिवर्तन की भूमिका, सरकार की सामाजिक परिवर्तन की भूमिका, और संविधान की सामाजिक परिवर्तन। भाई राज्य, सरकार और संविधान परंपरागत समाज के स्थान पर नवीन भारतीय समाज की स्थापना कर रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं सोसाइटी में? तो ये कौन परिवर्तन कर रहा है? चाहे संविधान कर रहा है, चाहे सरकार कर रही है, चाहे राज्य कर रहा है। ये चीज राज्य सरकार और संविधान की सामाजिक परिवर्तन के रूप में भूमिका, ये क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक, बताइए अब बताइए, ये काम रट के होगा? बोलिए, रट के किया जा सकता है?
तब रटने की विश्वास, रटने में काहे को इतना एनर्जी खर्चा करते हो? ये कोई जरूरी थोड़ा है कि जो रटे वही क्वेश्चन आएगा। ये ज्यादा सही है, लेकिन अगर समझे हैं, अब इससे कितनी चीजें होंगी, कितने कंसेप्ट। अभी मैं सिर्फ मेन कंसेप्ट को उठाया हूं। अब संविधान, समाज में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन कैसे होता है? भारतीय समाज में अगर देखा जाए तो भारतीय समाज में परिवर्तन कैसे होता है जी? ऑप्शन दे रहा हूं। क्रांति, हिंसा, आंदोलन, अनशन और कानून, विधि, कानून और विधि द्वारा। ठीक, कानून और विधि का निर्माण कौन करता है? कौन करता है? संसद। संसद करती है। तो संसद की भी स्थिति यही होगी। अब समझ में पूछ दिया कि सामाजिक परिवर्तन के रूप में संसद की भूमिका का वर्णन कीजिए। किताब में कहीं पढ़ा नहीं है, किताब में कहीं नहीं पढ़ा है, तो कहां से लिखोगे? अब परिवर्तन की बात, आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या है? छुआछूत। छुआछूत क्या है? छुआछूत क्या है जी? और छुआछूत को हटाने के लिए 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम बनाया गया, जिसे 1976 में परिवर्तित करके कर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक, ये किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? तो संसद की भूमिका क्या हो गई? रोल ऑफ सोशल चेंज। देखिए, कुल मिलाकर कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सोच का दायरा क्या करिए, बढ़ाइए। कुएं के से बाहर निकलो, कुएं से क्या करिए, बाहर निकलिए, और जो पढ़िए उसको इम्प्लीमेंट भी करिए। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं अलग से कुछ ला रहा हूं, सब वहीं से है। बस सोचने का ढंग क्या है, बदल देना है। दूसरा रीजन, दूसरा भी रीजन हम बता, एक रीजन तो ये है, अब समाज में अस्पृश्यता हटेगी तो क्या होगा? छुआछूत हटेगा तो सभी लोग समान हो जाएंगे। तो सभी लोग समान हो जाएंगे तो एकता भी होगा, अखंडता भी होगा, बंधुत्व भी होगा, ये भी हो जाएगा। दूसरा, अगर हम इस परंपरागत समाज की बात करते हैं तो आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आर्थिक विषमता थी, इकोनॉमिकल अनइक्वलिटी है, आर्थिक असमानता है। ठीक, अब उच्च लोग हैं और निम्न लोग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। ठीक, तो निम्न वर्ग को ऊपर उठाने के लिए क्या किया गया, क्या दिया गया? आरक्षण। और आरक्षण से संबंधित विधि कौन बनाया? फिर चेंज हो गया, है कि नहीं? है कि नहीं? छोड़ दो, ये सब बहुत पुरानी चीजें हैं। हम 2020 की बात करते हैं, 2020 की। कोविड, कोविड। ठीक, कोविड में ये उच्च वर्ग अपना इलाज तो करा लेगा, खाना पीना खा लेगा, लेकिन यह निम्न वर्ग इलाज नहीं करा सकता। तो इस निम्न वर्ग के लिए सरकार ने क्या किया? मुफ्त का अनाज दिया और फ्री वैक्सीन कर दी, कर दिया कि नहीं? तो सरकार की भूमिका समाज को ऊपर उठाने की है कि नहीं? है कि नहीं? इसलिए ये पूरी स्थिति इसी परिप्रेक्ष्य में चलेगी, पूरी स्थिति इसी परिप्रेक्ष्य में चलना। हर एग्जाम्पल मैंने रखा है, इस परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग या इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार आपको एनालाइज करना पड़ेगा। समझ में आई बात? अब बताइए, क्या चीज है, कोई चीज है जो ये कहे कि नहीं है? जैसे 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 आप कहोगे संविधान को लेकर या संविधान की स्थिति को लेकर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे या जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात होगी, वहां पर देखिएगा कि कितना डायमेंशन आ रहा है।
कितनी सोच है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सोच क्या है। इसलिए जो स्थिति है उस स्थिति को लेकर मैं हमेशा आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग रटिएगा मत, समझने का प्रयास करिएगा। रटेंगे तो सिर्फ एक डायमेंशन रटा जाएगा, मतलब समझ रहे हो, एक पक्ष रटोगे, जो लिखे वही रटोगे। और समझोगे तो कितने डायमेंशन को समझोगे। भाई आपने रट लिया कि संविधान सामाजिक परिवर्तन के रूप में, अब पूछ दिया कि राज्य की भूमिका सामाजिक परिवर्तन के रूप में, तो डब्बा गोल हो गया। कहें कि रटा क्या है कि जी, रटा क्या है संविधान के रूप में। अब क्वेश्चन पूछ दिया संसद के रूप में। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग रटिए मत, समझिए। जितना समझेंगे उतना डायमेंशन आपका क्लियर होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि संविधान 1950 में बनाया गया है, उस संविधान का इंप्लीमेंट आज मुझे करना है। तो जब समझे होंगे, डायमेंशन समझेंगे तभी तो करेंगे। ठीक। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो जिसके लिए हम लोग आगे चलेंगे तो उसको समझेंगे, लेकिन एक चीज, एक कंसेप्ट वहां पर बहुत अच्छे तरीके से लागू होता है कि जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, राज्य मीन्स स्टेट एंड संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य है, संविधान है, और उसके बाद आपका सरकार है। सरकार के 3 अंग हैं, लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव एंड जुडिशरी। और इन सबको मिला दोगे तो ये बन जाएगा आपका राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। और सिस्टम को कहा जाता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह, अंगों का समूह। जैसे क्या कहते हो तुम लोग, ह्यूमन बॉडी सिस्टम, यही कहते हैं ना, शरीर व्यवस्था, मानव शरीर व्यवस्था। क्या कहते हैं, मानव शरीर व्यवस्था। तो व्यवस्था इसलिए कहते हैं कि शरीर कई अंगों से मिलकर बना है। ठीक। उसी प्रकार राजनीतिक व्यवस्था भी 3 अंगों से मिलकर बनी है। तो क्या हो गई, पॉलिटिकल सिस्टम बन गया। इन दोनों का काम, इन दोनों का निर्माण किसने किया है, मनुष्यों ने। ठीक, मनुष्यों ने या व्यक्तियों ने। ठीक, यही है स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट, दैट इज द मैन मेड इंस्टीट्यूशन। मैन मेड हो गया। ये ऑप्टिक्स मैंने बनवाया। क्यों बनवाया, अपनी आवश्यकताओं के लिए। भारत की आवश्यकता क्या थी, परंपरागत समाज को आधुनिक समाज में बदलना। तो राजनीतिक व्यवस्था भी तो वही होगी ना। राजनीतिक व्यवस्था भी तो वही होगी। राजनीतिक व्यवस्था या सब कुछ वही चीजें होंगी। तो उस स्थिति में, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब मैन मेड इंस्टीट्यूशन है, तो यहां से ये भी है कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जब व्यक्ति बनाता है तो वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाता है। भारत के लोगों की आवश्यकता क्या थी, नवीन भारतीय समाज की स्थापना करने के लिए हम यही तो करेंगे, और तो कुछ करेंगे नहीं। तो हमारी आवश्यकता, तो भारत के लोगों की अपनी आवश्यकता क्या थी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन को क्या करना, दूर करना। ठीक। अब अंबेडकर का ये भी इस कंसेप्ट को भी अंबेडकर के कमेंट पर ले जाके देखिए, बैठता है कि नहीं। इस संविधान को लागू करके सामाजिक आर्थिक विषमताओं से भरे हुए युग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। यह संविधान जिस राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, वह राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल और सुदृढ़ होगा जब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की क्या होगी, है कि नहीं। तो अब इस चीज को, इस कंसेप्ट को, मैन मेड इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट
उदारवादी विचारक मानते हैं, उदारवादी विचारधारा आपको देती है। अच्छा एक चीज, एक सीधी सी बात, जो कुछ भी बनाया जाता है वह मेरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाई जाती। ठीक, हम राज्य सरकार का गठन करेंगे, ठीक है, तो हमारी तो उदारवादी विचारधारा की ये मापदंड है, और उदारवादी विचारधारा राज्य सरकार और संविधान को मानव निर्मित यानी मैनमेड मानता है। इसलिए भारतीय राजनीति को, इंडियन पॉलिटिक्स को, पॉलिटिक्स यानी मीन्स कि लिबरल कंसेप्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी आप प्रूफ कर ले जाएंगे, यानी भारतीय राजनीति की उदारवादी अवधारणा, समझे? तो बस समझ विकसित करिएगा।